नमस्कार दोस्तों, नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपके टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को एंड तक जरूर देखिए और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस उपस्कर में सुरक्षा स्तर IP54 दर्शाता है? दोस्तों, यहाँ पर बताना है IP54 किसको दर्शाता है। तो ऑप्शन देखिए, द्रव से सुरक्षा, बी है ठोस वस्तुओं से सुरक्षा, सी है ए तथा बी दोनों, और डी है शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा। तो यहाँ पर देखिए कौन से उपस्कर में सेफ्टी का कौन सा लेवल जो है IP54 कौन सा है दोस्तों, कोड क्या है IP54। ध्यान रखिए दोस्तों, IP54 किसको दर्शाएगा। तो यहाँ पर देखिए द्रव से सुरक्षा और किसे दर्शाता है दोस्तों, ठोस वस्तुओं से सुरक्षा, यानी सॉलिड वस्तु से क्या दर्शाता है, सुरक्षा दर्शाता है। और द्रव से यानी लिक्विड जो होता है उससे क्या करता है दोस्तों, सेफ्टी प्रदान करवाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रेरण मोटर की स्लिप रिंग आमतौर पर धातु की बनी होती है। ऑप्शन देखिए, सिलिकॉन स्टील, बी है कार्बन, सी है फास्फोरस घास से, डी है एल्यूमिनियम। तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्लिप रिंग जो बनी होती है वो किसकी बनी हुई होती है दोस्तों, फास्फोरस ब्रांज को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, फास्फोरस घास से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ से देखिए बताना है किसी मोटर परिपथ में ऊष्मा अतिभार रिले किस सिद्धांत पर कार्य करता है या कार्य करती है। यहाँ पर देखिए मोटर परिपथ में बताना है जो हीट ओवरलोड जो रिले होती है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन देखिए, मोटर की कुंडली के तापमान तापमान पर आधारित, दोस्तों कुंडली के तापमान पर आधारित, बी है मोटर की बॉडी के तापमान पर आधारित, सी है मोटर विद्युत धारा प्रचलित द्विधात्विक से निकलने वाली ऊष्मा पर आधारित, डी है परिवेशी तापमान में वृद्धि पर आधारित। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ऊष्मा ओवरलोड जो रिले होती है वो किस पर आधारित होती है दोस्तों, मोटर में जो प्रवाहित धारा से प्रचलित द्विधात्विक से निकलने वाली ऊष्मा पर आधारित। ध्यान रखिए दोस्तों किस पर होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। यानी विद्युत जो मोटरें होती हैं, मोटर में विद्युत धारा के कारण क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा पर जो आधारित जो रिले होती है वो कौन सी होती है, ऊष्मा ओवरलोड रिले। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूर्ण लोड के बावजूद भी ट्रांसफॉर्मर निम्न में से कौन सी हानि शून्य होती है। बताना है दोस्तों, फुल लोड के बावजूद भी ट्रांसफॉर्मर में कौन सी हानि शून्य होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, कोर हानि, बी है घर्षण हानि, सी है भंवरधारा हानि, डी है स्टेरेसिस हानि। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांसफॉर्मर जो होता है, ट्रांसफॉर्मर में किसी प्रकार का घूर्णन भाग नहीं होता है। तो दोस्तों जिसमें घूर्णन भाग होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, घर्षण हानि होती है, और जिसमें घूर्णन पार्ट नहीं होता है उसमें क्या होती है दोस्तों, घर्षण हानि शून्य होती है। तो ट्रांसफॉर्मर में इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं होता है, यानी घूर्णन भाग नहीं होता है। तो इसके कारण जो इसमें जो हानि शून्य होगी वो कौन सी होगी दोस्तों, घर्षण हानि। ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए 220/6 वोल्ट 50 हर्ट्ज के ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली को 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की विद्युत आपूर्ति दी जाती है, तो द्वितीयक आउटपुट वोल्टेज होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। इस ट्रांसफॉर्मर को देखेंगे तो इस ट्रांसफॉर्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के रूप में क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। तो इसकी प्राथमिक कुंडली को कितने वोल्टेज दे रहे हैं दोस्तों, 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज की क्या दे रहे हैं, विद्युत आपूर्ति दे रहे हैं। तो यहाँ पर बताना है द्वितीयक आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यहाँ पर देखिए रेशो निकालेंगे। तो यहाँ पर रेशो निकालते हैं तो इसमें देखिए 220 में आप 60 का डिवाइड करेंगे, जो रेशो यहाँ पर आएगा, जो मान यहाँ पर आएगा वो मान यहाँ पर देखिए 110 वोल्ट अपॉन
जो सेकेंडरी जो वोल्टेज लेंगे उसका मान क्या होना चाहिए, इसके समान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 220 में 6 का भाग देंगे और यहाँ पर देखिए 110 में क्या हो रहा है, 3 का भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज 220 है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 60 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी आधा क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्टेज का मान हो जाएगा। तो इसकी तुलना में देखिए सेकेंडरी वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए 110 वोल्टेज जो है प्राइमरी को, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 3 वोल्ट। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आप दोस्तों वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी प्रकार से रोज़ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आर्किंग भू परिघटना विद्युत प्रणाली से जुड़ा हुआ है। बताना है दोस्तों, आर्किंग भू परिघटना जो है विद्युत प्रणाली से जुड़ा हुआ है। दोस्तों बताना है, ऑप्शन देखिए, निराधार लंबी HV ऐसी ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पर बी देखिए, आउटडोर ट्रांसफार्मर टर्मिनल में चरण के लूज कनेक्शन के कारण। सी है, भू संपर्कन टर्मिनल में लूज कनेक्शन के कारण। डी है, लाइटिंग के कारण आर्किंग। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे किससे जुड़ा हुआ रहता है, आर्किंग भू परिघटना। आर्किंग क्या है दोस्तों, एक प्रकार की क्या है, आर्क उत्पन्न होती है, उसके कारण क्या है दोस्तों, जो भू परिघटना यानी अर्थिंग जो होती है, भू अर्थिंग जो होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है। तो ऑप्शन देखिए, भू आर्किंग जो परिघटना है दोस्तों वो लंबी एसी यानी लंबी हाई वोल्टेज की दोस्तों, HV क्या है, हाई वोल्टेज की क्या है, AC ट्रांसमिशन लाइन में जुड़ी हुई रहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ध्यान रखें, आर्किंग भू परिघटना किस प्रणाली में जुड़ी हुई होती है। तो ध्यान रखें यहाँ से AC पावर सप्लाई, और कौन सी है दोस्तों, हाई वोल्टेज की कौन सी है, ट्रांसमिशन लाइनों में जुड़ी हुई होती है। ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक पावर लाइन में तड़ित निर्वर्तक के प्रयोजन हेतु प्रदान किया जाता है। बताना है दोस्तों, तड़ित जो निरोधक होता है, तड़ित रोधक जो होता है, एक पावर लाइन में तड़ित निर्वर्तक या तड़ित रोधक के रूप में प्रयोजन हेतु प्रदान किया जाता है। ऑप्शन देखिए, पावर लाइन पर बिजली गिरने से रोकने के लिए। बी है, पावर लाइन में बिजली सर्ज को भूमि में स्थानांतरित करने के लिए। सी है, अधिक वोल्टेज से सुरक्षा के लिए। और डी है, नज़दीकी बादल से बिजली गिरने से रोकने के लिए। तो दोस्तों जो पावर लाइनें होती है, ओवरहेड लाइनें होती है, उसमें एक तड़ित रोधक यानी एक तड़ित रोधक क्या होता है दोस्तों, एक वायर लगाया जाता है, उसका कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, पावर लाइन में बिजली में सर्ज की भूमि। देखिए पावर लाइन में बिजली सर्ज को भूमि में क्या करता है दोस्तों, अंडरग्राउंड करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शनों को आप आसानी से पढ़ें और इनको समझकर इसका आंसर दें। तो यहाँ पर देखिए पावर लाइन पर बिजली गिरने से रोकना, और यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, पावर लाइन में बिजली सर्ज को यानी बिजली सर्ज को क्या करता है दोस्तों, भूमि में स्थानांतरित करता है। बिजली गिरने से रोकता नहीं है, क्या करता है, बिजली ये जो सर्ज जो होता है दोस्तों, यहाँ पर जो बिजली उत्पन्न होती है उसको क्या किया जाता है, भूमि में स्थानांतरित किया जाता है। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। IEC के अनुसार H रोधन श्रेणी का डिग्री सेल्सियस में तापमान सीमा क्या होगा, क्या होती है। ऑप्शन देखिए, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है सेल्सियस, बी है 130 डिग्री सेल्सियस, सी है 155 डिग्री सेल्सियस, और डी है 180 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखिए एच रोधन श्रेणी का बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए एक श्रेणी होती है Y A E B F H और C। तो यहाँ पर देखिए Y के लिए कितना होता है दोस्तों, 90। A के लिए, A वर्ग के लिए कितना होगा दोस्तों, 105।
ई के लिए कितना होता है दोस्तों 120, बी के लिए कितना होता है दोस्तों 130। यहाँ पर देखेंगे एफ के लिए कितना होता है दोस्तों 155, एच के लिए कितना होता है दोस्तों 180 और सी के लिए कितना होता है 180 से लेकर यहाँ से देखेंगे 220 और 220 से अधिक। तो इतनी यहाँ से ध्यान रखें, इतनी बातें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बताना है एच वर्ग के लिए, तो एच वर्ग के लिए कितना होगा 180, एच वर्ग के लिए कितना होता है दोस्तों 180। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन वर्गों में से किसी का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था एच वर्ग के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी इसका क्या होगा राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोगन एवं क्राउलिंग कोगन और क्राउलिंग परिघटना संबंधित है। दोस्तों कोगन और क्राउलिंग क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, रोटर क्या होता है अपने स्थिति पर क्या करता है, कंपन करने लगता है, लोड बढ़ने पर क्या होता है दोस्तों, कंपन करने लगता है। तो कोगन और क्राउलिंग जो परिघटना है वो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन देखिए स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में, बी है सोपानक मोटर में, डी है डीसी सेट में, और यहाँ पर देखिए डी है तुल्यकालिक मोटर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये जो परिघटना देखने को मिलती है कोगन और कोलिंग की या कोलिग की जो परिघटना होती है वो किस में देखने को मिलती है दोस्तों, स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर यानी 3 फेज मोटरों में। ध्यान रखिए किस में होती है दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं, 3 फेज इंडक्शन मोटर में। ध्यान रखिए कौन सा है दोस्तों, स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, घरेलू वायरिंग में मानक सीलिंग फैन पॉइंट के लिए प्रयुक्त तार का माप क्या होगा। दोस्तों बताना है घरेलू वायरिंग में मानक जो सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन पॉइंट के लिए प्रयुक्त तार का माप बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्रयुक्त तार का जो माप लेंगे वो कितना होना चाहिए, 105 स्क्वायर mm कॉपर का, बी है यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन क्या है 1.5 स्क्वायर mm कॉपर का वायर, बी है 0.5 स्क्वायर mm कॉपर का वायर, सी है 0.75 स्क्वायर mm कॉपर का वायर, या 4 स्क्वायर mm कॉपर का वायर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों घरेलू वायरिंग में मानक सीलिंग फैन पॉइंट के लिए जो प्रयुक्त तार का माप लेंगे वो कितना होना चाहिए, 1.5 mm 1.5 स्क्वायर mm कॉपर का क्या होगा दोस्तों वायर हम उपयोग में लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीलिंग फैन के पॉइंट के लिए जो प्रयुक्त हम तार लेंगे यानी जो वायर जो प्रयोग में लिया जाएगा वो कितना माप का होगा, वो होगा 1.5 स्क्वायर mm कॉपर का वायर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रोदन टेस्टर का प्रयोग करते हुए सामान्य रोदन मापने के दौरान जब रीडिंग नोट करना हो तब किस समय अवधि का अनुपालन किया जाता है। दोस्तों मेगर के बारे में बताना है, जब मेगर के द्वारा क्या कर रहे हैं, रोदन यानी रोदन प्रतिरोध का मापन कर रहे हैं तो उस टाइम पर रीडिंग का समय अवधि कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 10 मिनट, बी है 10 सेकंड के अंदर, सी है 1 मिनट और डी है 15 मिनट। तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखिए जो रोदन जो टेस्टर होता है यानी जो मेगर जो होता है इसकी स्पीड कितनी होती है दोस्तों 160 आरपीएम। कितनी होती है ध्यान रखिए 160 आरपीएम। तो यहाँ पर क्या है आरपीएम क्या है राउंड पर मिनट। तो देखिए यहाँ पर क्या लेते हैं दोस्तों पर मिनट यानी मिनट में लिया जाता है, तो 1 मिनट में क्या किया जाता है समयावधि का अनुपालन किया जाता है। यानी 1 मिनट के अंदर इसको कितने राउंड किया जाता है 160 राउंड किया जाता है और रोदन प्रतिरोध का मापन किया जाता है। तो किस में किया जाता है दोस्तों प्रति मिनट में। तो 1 मिनट में क्या होता है दोस्तों इसकी समय अवधि होती है, ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संधारित्रों को द्वारा अनावेशित करना चाहिए। दोस्तों बताना है संधारित्र को अनावेशित यानी डिस्चार्ज किस प्रकार से करना चाहिए। ऑप्शन देखिए 2 ध्रुव भूसंपर्क द्वारा, बी है प्रतिरोधक द्वारा, सी है 1 ध्रुव भूसंपर्क द्वारा, डी है चालक द्वारा। तो ध्यान रखिए दोस्तों जब हम संधारित्र को डिस्चार्ज करेंगे, चार्ज संधारित्र को जब डिस्चार्ज किया जाता है तो किसके द्वारा करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए प्रतिरोधक के द्वारा।
किसके द्वारा किया जाता है? प्रतिरोधक के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा शब्द बैटरियों से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द बैटरियों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रोलाइट, बी है प्लेट, एम्पियर हावर, डी है किलोवोल्ट एम्पियर। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट तो होता है, क्योंकि बैटरियों में जो अपघटन पदार्थ भरा हुआ होता है वो क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर देखेंगे प्लेट, प्लेटें भी यूज की जाती हैं और इसकी जो क्षमता होती है दोस्तों वो किस में होती है? एम्पियर घंटे में, एम्पियर हावर में ली जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे केवीए, कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों कौन सा होगा? वो होगा डी, केवीए। तो दोस्तों अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर की जो क्षमता मापी जाती है वो किस में ली जाती है? केवीए में ली जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमें बताना है बैटरी के संदर्भ में, तो बैटरी के संदर्भ में कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? केवीए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। बताना है 10 स्क्वायर mm पीवीसी विद्युत रोधी एकल फेज केबल में बताना है कितनी एम्पियर लगभग धारा वहन करेगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 10 एम्पियर, बी है 100 एम्पियर, सी है 40 एम्पियर, डी है 16 एम्पियर। कितनी माप के लिए बताना है दोस्तों? 10 स्क्वायर mm, 10 mm स्क्वायर का क्या है दोस्तों? पीवीसी विद्युत रोधी। कौन सी है दोस्तों? पीवीसी विद्युत रोधी एकल फेज केबल है। तो इसमें जो धारा वहन होगी वो कितनी होगी? तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कितनी होगी दोस्तों? 40 एम्पियर। करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा दोस्तों? सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए 10 mm स्क्वायर में 10 स्क्वायर mm जो पीवीसी विद्युत रोधी जो फेज एकल फेज की जो केबल है उसमें कितनी धारा वहन होगी दोस्तों? 40 एम्पियर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बताना है प्रतिरोध का विलोम है आग्राहिता, चालकत्व, बी है प्रतिबाधा और डी है प्रतिघात। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? चालकत्व। चालकत्व का विलोम क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का विलोम क्या होता है दोस्तों? चालकत्व। ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। और यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब देखिए दोस्तों इसी प्रकार से आपको रोज़ वीडियो मिलते रहेंगे और वो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं। और आज के लिए है इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।